स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के जो अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, यानी कि प्रबंध के जो बेसिक सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमने क्या है बात करनी है आज। तो ये जो सिद्धांत हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं? 14 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। और सभी के सभी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन प्रिंसिपल को जो डेवलप किया था वो हेनरी फ्योल जो है, उन्होंने क्या है इन प्रिंसिपल को क्या किया था, डेवलप किया था। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है, इनको क्या है एक्सपेरिमेंटल और के बेस पे और ऑब्जर्वेशन करके क्या है इन प्रिंसिपल को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या है, हेनरी फ्योल जो है उसने सबसे पहले क्या है ये जो फ्रांस के ये इंडस्ट्रियल्स हैं, तो इन्होंने क्या है हेनरी फ्योल ने क्या है अपनी जो बुक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है, उसमें क्या है ये जो 14 प्रिंसिपल है इनको क्या है एक्सप्लेन किया है, इनका जो वर्णन है वो किया है। तो इनके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है इसका, तो वो है हमारा कार्य विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि काम को हमें क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए, ठीक है। और बांटना कैसे चाहिए? स्पेशलाइजेशन के बेस पे, विशिष्टीकरण के बेस पे क्या है बांटना चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसको उसी काम का क्या है, उसी काम पर क्या है उसको लगाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हम क्या है 4 टेबल बनाते हैं, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम क्या है 4 व्यक्तियों को क्या करें, एक एक टेबल दे दें बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको क्या है वही काम दिया जाए। जैसे एक पर्सन जो है मान लो वो क्या है स्ट्रक्चर बनाने में, टेबल का स्ट्रक्चर बनाने में एक्सपर्ट है, तो उसको क्या किया जाए, उसको स्ट्रक्चर बनाना दिया जाए कि वो चारों टेबल का स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरा पर्सन उसके ऊपर बोर्ड लगाने में एक्सपर्ट है या प्लाईवुड लगाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उसको वही काम दिया जाएगा ताकि क्या है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आए। तीसरा जो व्यक्ति है मान लो वो क्या है उसमें उसमें कलर करने में एक्सपर्ट है, फोर्थ पर्सन उसमें क्या है पॉलिश करने में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए कि जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है जो वर्क है उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, इस प्रिंसिपल को क्या है ये अगर हम यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है? इसका बेनिफिट हमें मिलता है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के प्रॉफिट जो है वो हमें क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो इसमें इसी तरह से एक एग्जांपल भी दे रखा है कि हमने क्या है लेक्चर स्टैंड बनाने हैं, तो हमारे पास 5 जो है वर्कर हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक को क्या करेंगे काम जो है मान लो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो क्या है स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट हमें क्या है उसमें मिले, ठीक है। तो अब इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। देखो कि अगर फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, फॉलो नहीं करते तो उसके क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो फॉलो करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट जो हम बार बार कह रहे थे कि इसमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाएगा, जिससे क्या है एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी और एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो क्या है कम टाइम में क्या है अवेलेबल हो जाएगा, वेस्टेज भी क्या है कम होगी। अब जैसे जो पेंट करने में एक्सपर्ट है उसको अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जाए तो शायद वो क्या है अच्छे से नहीं बना पाएगा और रिसोर्स जो है संसाधन है वो भी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है कर्म जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या है एफिशिएंसी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि क्या है कि अगर इसको फॉलो ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, इससे बिल्कुल अपोजिट, यानी कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और रिसोर्स जो है उनकी क्या है वेस्टेज ज़्यादा होगी और जो एम्प्लॉई है उनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। अगला जो प्रिंसिपल है इसके अंदर हमारा वो सेकंड प्रिंसिपल है, वो है हमारा अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बिजनेस के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या है, किसी पर्सन को काम करने का अधिकार देना, ठीक है। अधिकार का मतलब क्या हुआ कि वो जब उस काम को करे तो निर्णय लेने की जो क्षमता है या निर्णय लेने का जो पावर है उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की पावर क्या है उसके पास होनी चाहिए, तब भी हम कहेंगे कि उसको क्या है अथॉरिटी दी गई है। मतलब उस काम से रिलेटेड सारी की सारी जो पावर हैं, शक्तियां हैं, वो क्या है उसके पास क्या है अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। मतलब काम करने का अधिकार किसी व्यक्ति को देना वो क्या कहलाता
कहलाता है, अथॉरिटी कहलाता है। और जब किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है, मतलब उसका उत्तरदायित्व भी बनता है। अब उत्तरदायित्व कैसे बनता है कि जैसे मान लो जिस पर्सन को जो काम दिया गया है, कि जैसे किसी पर्सन को क्या है पूरी जिम्मेदारी दे दी कि तुमने क्या है ये काम क्या है इतने दिन में क्या है इतनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि दिए गए टाइम में क्या करे, वो क्या है उन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वहाँ पर क्रिएट होगी। अगर वो कोई गलती करेगा तो भी क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। तो इस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दोनों के दोनों क्या है साथ साथ चलती हैं। इसी तरह से इसमें अगर मान लो किसी पर्सन को क्या है, मान लो हमने अधिकार नहीं दिए, उसकी अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कहें कि क्या क्रिएट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अधिकार के बिना उत्तरदायित्व पैदा नहीं होता। उत्तरदायित्व तभी बनता है जब उस काम से संबंधित क्या है सारे डिसीजन लेने के राइट क्या हैं उसको पर्सन को दिए जाएँ, तब भी क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी। तो इसमें हेनरी फोल ने एक बात और भी कही है कि जब किसी पर्सन को क्या है अथॉरिटी दे दी जाती है, मतलब कि उसको अधिकार दे दिया जाता है काम करने का, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है अपने आप जो है वो पैदा हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है कि इस प्रिंसिपल को अगर हम क्या है फॉलो करें तो क्या क्या हमारे फ़ायदे जो है वो हमें अवेलेबल होंगे। तो एक तो हमारा जो टारगेट डिसाइड किया गया है वो टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या है कॉन्फिडेंस जो है उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब आता है कि अगर इसको ना लागू करें, यानी कि इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो ना करें तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि कई बार क्या है किसी पर्सन को अगर अथॉरिटी दे दी जाती है तो उसका क्या है गलत यूज़ भी क्या है वो क्या है कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो अगर कम अथॉरिटी दे दी है तो उससे टारगेट हमारा अचीव नहीं होगा, ज़्यादा अथॉरिटी दे दी तो वो गलत यूज़ करेंगे, कम दी तो उससे टारगेट अचीव नहीं होगा। और इसी तरह से हमारे पास क्या है अगर हमारे रिजल्ट जो है वो क्या है अचीव नहीं होंगे तो हम क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है निर्धारित नहीं कर पाएंगे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या है कॉन्फिडेंस में भी क्या होगी, इसमें कमी आएगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है इसमें डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन में रहना, यानी कि काम करते टाइम क्या है जो रूल रेगुलेशन नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उनको क्या है अनुशासन के साथ उनको क्या है पालन करना। तो इसमें अनुशासन का में हम क्या है कुछ चीज़ें हैं उनको हम शामिल करते हैं, जिसमें एक तो हमारे पास क्या है ओबीडियंस जो है उसको, यानी कि आज्ञाकारिता, यानी कि अगर हमें क्या है किसी से कोई आज्ञा हमें क्या है मिलती है, ठीक है, तो हम क्या है उसके प्रति क्या है मान लो ईमानदारी से हम क्या करें काम करें और उसको पूरा करें। इसी तरह से क्या है हमें जो अथॉरिटी मिलती है काम करने की, तो उसकी भी क्या है हम कोई रिस्पेक्ट करें, मतलब कोई हमें अधिकार दिया गया है तो उस अधिकार की रिस्पेक्ट करें और उसका कोई मिसयूज़ ना करें, ठीक है। और इसी तरह से मान लो जो नियम बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जैसे कि मान लो रूल बनाया गया है कि स्मोकिंग नहीं करना मान लो काम के दौरान, तो उन रूल को भी क्या है फॉलो करना क्या है इसमें क्या है शामिल किया जाता है। तो जो डिसिप्लिन होता है उसमें तीन चीज़ें शामिल की जाती हैं। एक तो हम क्या करें ओबीडियंस को शामिल करते हैं इसमें, यानी कि आज्ञा का पालन करो, ठीक है। दूसरा क्या है जो आपको अथॉरिटी दी गई है उसकी रिस्पेक्ट करो, और तीसरा क्या है जो रूल बनाए गए हैं नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उन रूल्स को क्या करो आप वो फॉलो करो, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई पर्सन क्या है डिसिप्लिन में नहीं रहता, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ को क्या है सही से पूरा नहीं कर रहा है, तो बिजनेस में क्या है उसके लिए क्या है सख्त जो रूल है वो होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब प्राइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या है पेनल्टी लगनी चाहिए, या उसको क्या है कोई सज़ा वगैरह जो है दंड वगैरह है वो भी क्या है इसमें मिलना चाहिए। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास प्रिंसिपल है कि डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी हो। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कि अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस होता है लोगों की नज़र में उसकी गुडविल जो है वो क्या है रिस्पेक्ट जो है वो क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद के अब बात करें कि इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है इंक्रीज़ होती है, और जो लेबर का और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है, यानी कि जो टॉप लेवल है या मिड लेवल लो लेवल मैनेजमेंट है, उनका रिलेशनशिप लेबर के साथ क्या है बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। और अगर फॉलो नहीं करेंगे इस प्रिंसिपल को तो क्या होगा गुडविल जो है वो ख़राब हो जाएगी धीरे धीरे, और इससे क्या होगा एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्या है पूरे बिजनेस में क्या हो जाएगी मिस मैनेजमेंट हो जाएगी, और क्या है जो बिलीव है वो क्या है एक दूसरे से क्या है वो चला जाएगा। तो ये इसके क्या रहेंगे नुकसान रहेंगे।
अब हमारा जो इम्पोर्टेंट अगला प्रिंसिपल जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि बिजनेस में कमांड देने वाला क्या होना चाहिए, एक ही पर्सन जो है वो क्या है होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी एम्प्लॉय को, किसी कर्मचारी को क्या है कमांड मिल रही है वो एक ही पर्सन से मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसी पर्सन से मिली गई कमांड को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर एक पर्सन को क्या है दो लोगों से कमांड मिल रही है तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो कौन सी की बात माने और किस कमांड पे चले और किस कमांड पे ना चले। ठीक है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो उसको समझने में क्या है दिक्कत हो जाएगी। तो बिजनेस में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जो कमांड है वो क्या है किसी एक ही पर्सन के द्वारा क्या है दी जाए। ठीक है, अगर मान लो टॉप लेवल पे क्या है एमडी और जनरल मैनेजर दोनों काम करते हैं तो दोनों को क्या है अपने अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में क्या है नहीं चलना चाहिए। उनको कमांड देते टाइम क्या है ध्यान रखना चाहिए कि किन पर्सन को कौन कमांड देगा, किन पर्सन को कौन देगा। जैसे कि इसमें बताया गया है, देखो हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक तो राइट अप्रोच है, एक रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है एक मैनेजर है जो क्या कर रहा है, नीचे सुबॉर्डिनेट जो है सुपरवाइजर है उनको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। ठीक है, तो इसको राइट अप्रोच क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पर्सन तीन लोगों को कमांड दे रहा है। और ये क्या है रॉन्ग अप्रोच, इसमें दो मैनेजर हैं M1 और M2 और ये क्या कर रहे हैं S1 S2 और S3 तीनों को क्या कर रहे हैं कमांड दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। अब इसमें क्या होगा, दोनों अगर कमांड देंगे तो उसमें क्या है S1 S2 और S3 तीनों के तीनों जो है इसमें सुपरवाइजर हैं या सुबॉर्डिनेट हैं। ठीक है, वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो किस कमांड को फॉलो करें और किस कमांड को फॉलो ना करें। अब आता है इसमें हमारे पास इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे, पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, एक तो कन्फ्यूज़न की जो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इसको फॉलो करेंगे तो। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसके अंदर इनकी एफिशिएंसी, जो अधिकारी जो हैं यहाँ पर तो है सुबॉर्डिनेट जो हैं अधीन नीचे काम करने वाले जो हैं। ठीक है, यानी कि ये नीचे काम करने वाले हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है मैनेजर जो है उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, अधिकारी की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो मान लो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसमें भी क्या है आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जवाब देना है। अब जैसे मान लो इसमें तो क्या है इनको पता है कि इस पर्सन को जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर इनको नहीं पता कि इसमें किसको जवाब दें या इसको जवाब दें। ठीक है, और उसके बाद इसमें आता है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या है बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस में क्या है क्रिएट इससे क्या है होता है। अब इसमें आता है हमारा अगला पॉइंट इसी के अंदर कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे कि अगर हम क्या है यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो क्या है कन्फ्यूजन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी, भी उनको समझ नहीं आएगा सुबॉर्डिनेट को किसकी बात माने, और उनकी दोनों की दोनों यानी कि सुबॉर्डिनेट और जो ऊपर मैनेजर हैं उन दोनों की एफिशिएंसी में क्या होगी, कमी होगी, कार्यकुशलता कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित नहीं की जा सकती कि जवाब किसको देना है, उत्तर किसको देना है, ये निर्धारित करने में दिक्कत आती है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर बिजनेस में क्या है सारा का सारा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगर मान लो किसी एक पर्सन को अगर मान लो हमने जवाब दे दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया, तो उसकी वजह से क्या है उन दोनों में मतभेद हो जाएंगे। मान लो दो मैनेजर होंगे, जैसे कि हमने बात की थी पहले, यहाँ पर देखो कि अगर क्या है मान लो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच है, इसमें दोनों कमांड दे रहे हैं। अब इसमें क्या है मान लो इन तीनों ने क्या है इसकी बात मान ली, इसकी नहीं मानी, तो उससे क्या होगा इन दोनों में मतभेद जो है वो पैदा हो जाएंगे। ठीक है, और ये झगड़ा जो है वो इसमें क्या है हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है आज हमने बात की, टोटल हमने 4 प्रिंसिपल के बारे में बात की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के जो बाकी प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं और इसमें क्वेश्चन जो है वो कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है इसके बारे में पूछ लिया कि इसके बारे में आप बताओ। ठीक है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसकी नेचर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, या फिर क्या है प्रिंसिपल जो है वो किसने डेवलप किए थे, कौन सी बुक में लिखे गए थे। ठीक है, और इसी तरह से क्या है जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि ये हेनरी फ्यूल जो है वो क्या है उद्योगपति है और फ्रांस के हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है वो बड़ी बारीकी से ध्यान रखनी है। और इसने अपनी जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल जो है वो दिए थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने क्या है सभी पॉइंट्स को क्या है बड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम बात करेंगे।